बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने रिएक्शन ऑर्डर और रेट के बारे में जनरल डिस्कशन की। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि इंटीग्रेटेड रेट लॉज जो है इसका फ़ायदा क्या है। तो सबसे पहले जो है ऑर्डर और रेट जो है रेट लॉ उसको मालूम करने का प्रोसीजर क्या है। हम क्या करते हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन जो है एक स्पीशी की इनिशियल कंसंट्रेशन को वेरी करते हैं और उससे इनिशियल रेट मालूम करते हैं। बाकी स्पीशीज़ की कंसंट्रेशन को हम कांस्टेंट रखते हैं। तो इसी तरह जो है ये एक स्पीशी का जब पता चल जाए तो फिर दूसरे के लिए यही प्रोसीजर करते हैं और आखिर में हमारे पास क्या आ जाता है, एक रेट लॉ आ जाते हैं। एक एक्सपेरिमेंटली एक इक्वेशन ऐसी आ जाती है जिसमें एक साइड पे रिएक्शन रेट होता है और दूसरी साइड पे वो किसके बराबर होता है, रेट कांस्टेंट और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट रिएक्टिंग स्पीशीज। तो फिर उसी की बेस पे हम क्या करते हैं, उससे हम रेट कांस्टेंट को मालूम कर सकें। यानी रेट का भी हमें पता होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन का भी पता होता है, तो उसको रीअरेंज करके हम रेट कांस्टेंट मालूम कर सकते हैं। जब रेट कांस्टेंट भी मालूम हो जाए तो इसका मतलब ये हो गया कि हम रेट लॉ मालूम कर सकते। अब रेट लॉ का क्या फ़ायदा है, तो हमें पता है कि जिस तरह पिछले लेक्चर्स में हमने स्टडी किया है कि रेट हमारे पास क्या है, असल में डिफरेंशियल है, यानी dx/dt है। सो यानी किसी स्पीशी की या किसी प्रॉपर्टी में चेंज विद टाइम, इसको हमने क्या कहा है, रेट का है कि रिएक्टेंट कंसंट्रेशन चेंज हो रही है विद टाइम, इसको हमने क्या कहा है, रेट। अब चूंकि रेट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसलिए उसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं ताकि उससे हम क्या मालूम कर सकें। मैथमेटिक्स में ये नहीं, कैलकुलस में हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये जो जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो वही रेट लॉ जो है वो क्या बन जाता है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो उसका फ़ायदा क्या है कि उसी इंटीग्रेटेड रेट लॉ से हम कंपोजिशन रिएक्शन मिक्सचर की कंपोजिशन मालूम कर सकते हैं जब वो इक्विलिब्रियम पर पोजीशन पर पहुंच जाते हैं। जैसे जैसे इक्विलिब्रियम अप्रोच हो जाते हैं वैसे हम रिएक्शन मिक्सचर है उसकी कंपोजिशन हम मालूम कर सकते हैं। इसी तरह इंटीग्रेटेड रेट लॉ की बेस पे या उसी से हम क्या मालूम कर सकते हैं, ऑर्डर और रेट कांस्टेंट्स। ऑर्डर भी मालूम कर सकते रिएक्शन का और रेट कांस्टेंट भी मालूम कर सकते हैं, जो कि किसके लिए, रिएक्शन की मैकेनिज्म के लिए ज़रूरी होती है। सो रेट लॉज जो है जिस तरह मैं बता दिया कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, सो वी मस्ट इंटीग्रेट देम इफ यू वांट टू फाइंड द कंसंट्रेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब हम स्टार्ट लेते हैं किससे, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन से। सो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट लॉ और हाफ लाइफ इक्वेशन जो है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस कौन से हैं, रिएक्शन इज सेड टू बी ज़ीरो ऑर्डर इफ इट्स रेट इज इंटायरली इंडिपेंडेंट ऑफ द concentration of reacting molecules. The rate of zero order reaction do not vary with increasing or decreasing reactant concentration. This means that the rate of reaction is equal to the rate constant. ये रेट कांस्टेंट के कैसे बराबर है, पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ा है कि जब हम जनरल रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं उसमें हम एम की जगह क्या पुट करते थे, ज़ीरो। तो वो हमारे पास क्या आ जाता था कि जिस चीज़ का भी पावर ज़ीरो है तो उससे क्या आना है, वन। सो आगे वो सिर्फ रेट यानी रेट जो है रेट कांस्टेंट के बराबर है। ये कुछ एग्जांपल है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की, उनमें से फोटोकेमिकल रिएक्शंस जिसमें क्या हो, रेट जो है कांस्टेंट हो या अनअफेक्टेड बाय द कंसंट्रेशन। और एग्जांपल क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन की रिएक्शन है जिसमें HCl हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है।
तो ये बहुत कम्प्लेक्स रिएक्शन है, लेकिन काइनेटिकली ये क्या है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। क्यों ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है? रीज़न इसका ये है कि the dissolution of HCl in water as fast as it is formed, यानी इसमें स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन हम बाद में पढ़ेंगे, वो अप्लाई होता है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन जो है वो क्या है, वो एक जैसे, यानी द रीजन इसका क्या है कि डिसोल्यूशन ऑफ HCl in water as fast as it is formed reduces the volume and keeps the concentration of hydrogen and chlorine constant, यानी ये जो है वॉल्यूम को रिड्यूस कर लेता है जैसे जैसे HCl की फॉर्मेशन होती है, और जो हाइड्रोजन और क्लोरीन है उसकी अमाउंट को क्या कर लेते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। तो इस वजह से जो है ये रिएक्शन क्या है, इसको हम ज़ीरो ऑर्डर कहते हैं, कंसंट्रेशन इसमें कांस्टेंट। दूसरी जो रिएक्शन है वो हाइड्रोजन आयोडाइड और अमोनिया के किस पे, किस गोल्ड या मोलिब्डेनम की सरफेस पे। ये ज़ीरो ऑर्डर क्यों है? क्योंकि जो सरफेस है ये इस पे लेयर बन जाती, मानो लेयर बन जाता है, मालिक्यूल आ जाती है, कम्प्लीटली कवर्ड होता है। तो इस वजह से जो है और मालिक्यूल इस पे अकोमोडेट नहीं होते, तो वो इस रिएक्शन को हम इसलिए क्या कहते हैं कि जब चेंज नहीं आ रहा, मालिक्यूल और अकोमोडेट नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ज़ीरो ऑर्डर। जो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन है वो भी ज़ीरो ऑर्डर। अब एक जनरल रिएक्शन है जिसमें एक रिएक्टेंट ए जो है, अब ये किस में जा रहा है, प्रोडक्ट में। तो इसको हम ज़ीरो ऑर्डर के लिए हमें पता है कि इसका जो डिकम्पोजिशन है, डिसअपीयरेंस ऑफ ए है, इसके साथ ये डी और स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो ये रेट है, ये क्या है, रेट है। तो ये हमें पता है कि ये बराबर है किसके, ए, और ज़ीरो क्यों लिखेंगे, क्योंकि जिस तरह मैंने अभी आप लोगों को बताया कि पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया कि एम इधर हम क्या एम लिखते हैं, जनरली सिंपल जो हम रेट ला लिखते हैं, तो ये एम की जगह अगर ज़ीरो है तो ये हमारे पास क्या है, ज़ीरो। अब ए की ज़ीरो जो है ये वन के बराबर है, तो इसलिए ये रेट जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा। सो के जो है इसमें क्या है, रेट कांस्टेंट है। और इक्वेशन वन से जो है हमें ये पता है कि ये जो है किसके बराबर है, रेट रेट के बराबर है के। सो अगर x हमारे पास प्रोडक्ट की अमाउंट है और आफ्टर टाइम t जो है ये बन रहा है, सो रेट जो है इस रिएक्शन का फिर क्या होगा, ज़ीरो ऑर्डर, ऑर्डर इसका क्या होगा इस रिएक्शन का, ज़ीरो ऑर्डर। अब इसी इक्वेशन को हम क्या करते हैं, ये एक जनरल इक्वेशन है, अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं आसानी के लिए। इधर हम एक ही कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं, लेकिन ये उस आसानी के लिए हमने उसको x लिखा है। सो अब हम क्या करते हैं कि यानी अब माइनस साइन इसलिए नहीं है कि ये प्रोडक्ट की बात हो रही है, ठीक है। सो हमारे पास जो है ये इक्वेशन टू को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये वाली एक्सप्रेशन, यानी अगर x के टर्म में कर रहे हैं तो ये इक्वेशन आ जाती है, और अगर a के हिसाब से कर रहे हैं तो ये इक्वेशन, तो ये दोनों इक्वेशंस बराबर हैं, लेकिन ये x के टर्म में है और ये किसके टर्म में है, a के। तो ऊपर वाली इक्वेशन से जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू के टी, एक्स इज इक्वल टू के टी। इसकी जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो अपर लिमिट लोअर लिमिट अप्लाई करके तो ये हमारे पास x माइनस ज़ीरो आ जाएगा, इसी तरह ये t माइनस ज़ीरो आ जाएगा, तो इधर के टी रह जाएगा, इधर x रहेगा, तो x इज इक्वल टू के टी। इसी तरह इस पे अप्लाई कर ले तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एन आर माइनस ए टी है, और ये हो जाएगा क्या, के टी। अब चूंकि ये हम इधर ले आएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ए नॉट प्लस है तो दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के। तो अब इसको इधर हम क्या कर सकते हैं, इसको हम यू भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन जो थ्री है ये इसी से हमारे पास आ जाती है, और इसको हम यू लिख सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम इक्वेशन थ्री के फॉर्म में लिख सकते हैं।
अब इक्वेशन 3 को अगर हम देख लें तो इसमें हमारे पास क्या सिचुएशन है, इक्वेशन 3 जो है इसी को हम क्या करते हैं, प्लाट करते हैं फिगर 1 में आप लोग देख लें तो ए टी बाई ए नॉट वर्सेस टाइम। तो ये जो है माइनस साइंस के साथ आ रहा है, माइनस इधर इक्वेशन 3 में भी है, तो इसका मतलब ये कि इसका जो स्लोप है वो क्या है, नेगेटिव। तो ग्राफिकली जीरो ऑर्डर रिएक्शन को हम यू लिखते हैं, ये जिस तरह फिगर 1 में दिया हुआ है। अब ये फास्टीन का जो रिएक्शन है टंगस्टन तो इसको हम जीरो ऑर्डर कहते हैं, और ये चूँकि ये गैस फेज रिएक्शन है तो हम इसको जीरो ऑर्डर क्यों कहते हैं कि जो हमारे पास अल्फा पी है इस इक्वेशन में वो ग्रेटर है किससे, 1 से। डिनोमिनेटर में जो अल्फा पी है वो क्या है, वो ग्रेटर है 1 से, बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से जो है डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या रह जाएगा, जो अल्फा पी है ये रह जाएगा, और 1 को हम इग्नोर करते हैं। तो जब हम इसको इग्नोर कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, ये अल्फा पी के साथ कट जाएगा और हमारे पास क्या रह जाएगा, के। तो ये उसी तरह जो ऊपर हमने इक्वेशन डिराइव की है, ये उसी तरह जो रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन है या टी एक्स बाई डी टी है वो है हमारे पास के। तो ये भी इसमें भी जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, कांस्टेंट है। अब हम हाफ लाइफ के साथ इसके रिलेशनशिप स्टडी करते हैं। तो हम कहते हैं कि टाइम टी पर हाफ लाइफ आप लोगों को पता है कि वो टाइम जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ जो है वो क्या हो जाए, रह जाए। तो उसके लिए कितना टाइम चाहिए होता है, उस टाइम को हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ। सो हाफ लाइफ में जो टाइम टी पर हमारे पास कंसंट्रेशन है वो क्या है, हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी एक्स जो है ये अगर ए इनिशियल कंसंट्रेशन है तो उसका क्या होगा, हाफ होगा। अब हमें इस इक्वेशन का ऊपर हमने इक्वेशन ड्राइव की है, तो इस इक्वेशन को हम यूँ लिख सकते हैं कि ये जो ए टी है ये हमारे पास बराबर हो जाएगा ए नॉट माइनस के टी के, या एक्स जो है ये बराबर हो जाएगा ए माइनस के टी। अब इसमें जब हम ये वाली वैल्यूज लगा लेते हैं जो हाफ लाइफ वाले, तो ए टी हमें पता है कि ये किसके बराबर, हाफ ए नॉट के बराबर है। तो इसमें ये वैल्यू पुट कर लेंगे इसी को, और इसी तरह इधर जो है ये हमें पता है कि x किसके बराबर है, हाफ a के बराबर है। तो ये वैल्यूज इधर हमने पुट कर ली और t की जगह हमने t हाफ लिख ली। अब t हाफ के लिए इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो इससे हमारे पास क्या आ जाता है, t हाफ बराबर होता है a नॉट बाई 2 k, यानी इस इक्वेशन से ये आ जाए और इस इक्वेशन से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाली इक्वेशन आ जाए। ठीक, तो ये जो है हाफ लाइफ हो गई किसके, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और जीरो रिएक्शन के लिए जो है ये हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे जो है क्या करती है, डिपेंड्स करती है, और रेट कांस्टेंट पर भी करती है। तो उधर अब देखिए हाफ लाइफ डिपेंड करता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रेट कांस्टेंट पर, लेकिन उधर हमने जो रेट का कहा था कि रेट इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन, ये चीज़ें रख लें, ये जो है ज़रूरी है। अच्छा, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है जिसमें हमने जो डिस्कस किया था, एम हमारे पास क्या है, 1 है, यानी जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, 1 है। अब ये एक जनरल रिएक्शन है, तो इसको हम इसका जो रिएक्शन रेट है फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये हम लिखते हैं K1, यानी K1 फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट, और ए की वैल्यू इधर एम की वैल्यू क्या जाएगी, 1। सो ये जो है इसका एक्सपोनेंट क्या होगा, 1। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसके लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमें पता है कि स्टार्ट में अगर ए की कंसंट्रेशन जो है ये क्या है, टाइम टी पर ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 है और इसकी अमाउंट जो है ए है,
अब टाइम टी पर कुछ टाइम गुजर जाए, रिएक्शन शुरू हो जाए, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी कम हो जाएगी, एक्स। सो ए माइनस एक्स हो जाएगा और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, एक्स होगी। तो उसको हम लिख लेते हैं इधर। सो जो हमारे पास कंसंट्रेशन है टाइम टी पर, इस ए की कंसंट्रेशन को उसको हमने क्या लिखा है, ए माइनस एक्स। अच्छा, और x जो है ये जीरो होगा किस पर, t इज इक्वल टू जीरो। तो इधर जीरो पुट कर ले तो ये जीरो टाइम पर ए कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट ए, और आफ्टर टाइम t जो है ए माइनस एक्स होगी, एक्स अमाउंट प्रोडक्ट में चली जाए। अब इसको हमने इधर लिखा हुआ है कि t किससे, जीरो से ज़्यादा। तो ये सिचुएशन है। अब हमने इस इक्वेशन को रीअरेंज किया है तो ए माइनस एक्स इधर आ जाएगा और डी टी उधर चला जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा। आप लोगों को पहले भी बताया था कि जब ऊपर डिफरेंशियल हो किसी फंक्शन का और नीचे वो फंक्शन हो तो उसका हम हमारे पास किसके बराबर है, नेचुरल लॉग। अब माइनस नेचुरल लॉग आ जाएगा, और ये माइनस क्यों आ रहा है इसके साथ, इसलिए आ रहा है कि ये जो इधर ए माइनस एक्स है, तो ए तो कांस्टेंट है, तो इसकी जब हम डिफरेंशियल लेते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, डी एक्स बाई डी एक्स, और इधर माइनस है तो ये माइनस वन इससे आ जाएगा, तो वो माइनस वन जो है वो इधर आ जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा और नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स हो जाएगा। इसी तरह ये सी जो है इंटीग्रेशन कांस्टेंट है क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल। सो अब हम क्या करते हैं कि टाइम टी ज़ीरो पर एक्स की वैल्यू ज़ीरो होती है। सो ये वाली वैल्यूज हम पुट करते हैं तो माइनस नेचुरल लॉग ए, ऊपर वाली इक्वेशन में देख लें, फिर अगर ये ज़ीरो पुट कर ले और ये भी ज़ीरो पुट कर ले तो सी की वैल्यू इधर से आ जाएगी और वो होगी माइनस नेचुरल लॉग ए इज इक्वल टू सी। सो सी की वैल्यू हम मालूम कर लेते हैं और वो इधर पुट कर लेते हैं। जब हमने इस ऊपर वाली इक्वेशन में सी की वैल्यू पुट की तो ये इक्वेशन बन जाएगा। अब इस इक्वेशन को अगर हम देख लें तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये लीनियर इक्वेशन की फॉर्म है, y इक्वल टू mx प्लस बी। सो नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स और ये माइनस इधर आ जाएगा, सो माइनस के और ये क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग ए। अब इसी को जो है हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन चूँकि ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, तो इस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को अब हम क्या करते हैं कि इसको प्लॉट कर सकते हैं और उसकी स्लोप जो है इसके बराबर होगी माइनस के टी के, और वाई इंटरसेप्ट नेचुरल लॉग ए के बराबर। ठीक। सो इक्वेशन जो नेचुरल लॉग ए माइनस इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस नेचुरल लॉग कैन बी, और इसको हम रीअरेंज भी कर सकते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब ये इस साइड में आ जाए तो ये माइनस हो जाएगा, तो नेचुरल लॉग ए माइनस नेचुरल लॉग ए माइनस। अब इसी को जो है लॉग का रूल है कि इसी को हम क्या लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ए बाई ए माइनस एक्स। सो इस तरह इसको लिख लिया और ये जो है किसके बराबर हो जाएगा, के वन टी के। अब इसी में जो है हमारे पास जो के वन है, के वन वो हमारे पास वन ओवर टी टू नेचुरल लॉग ए ओवर ए माइनस एक्स इसके बराबर हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये हमने प्लॉट किया हुआ है नेचुरल लॉग ए माइनस एक्स वर्सेस टी, तो ये हमारे पास क्या है, इंटरसेप्ट है। और अगर लार्ज के हैं तो ये स्लोप इस तरह मतलब आएगा, और अगर स्मॉल के हैं तो ये हमारे पास ये ग्राफ इस तरह। अब उसी इक्वेशन को हमने एक्सपोनेंशियल ले लिया, चूँकि नेचुरल लॉग है तो उसका एक एंटी लॉग एक्सपोनेंशियल है, तो इसको हम यू भी लिख सकते हैं ए माइनस ए बाई ए माइनस एक्स, और साइड में आ जाएगा एक्सपोनेंशियल के वन टी। अब इसको हम जो है इस इक्वेशन को हम इन्वर्ट कर लेते हैं, तो जब हम इस इक्वेशन को इन्वर्ट कर लें
तो इसको हम यू लिख सकते हैं कि ये जो a माइनस एक्स है यू पर चला जाएगा, a नीचे आ जाएगा और इसका हो जाएगा 1 और एक्सपोनेंशियल k1t। तो इसको हम u भी लिख सकते हैं और u भी लिख सकते हैं। अब ये a इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1 ओवर ई k1t को हम एक्सपोनेंशियल माइनस k1t लिख सकते हैं। अब टाइम t पर a की बात हो रही है तो a टाइम t ये हमारे पास हो जाएगा ए नॉट के और एक्सपोनेंशियल माइनस k1t। अब a माइनस एक्स जो है ये किसके बराबर है, a टाइम t, यानी a माइनस एक्स के बराबर है। और इसी तरह जो है a हमारे पास किसके बराबर है, a नॉट यानी 0 टाइम। तो इन वैल्यूज को हमने क्या किया है, अब चूंकि ए जो है ये कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट ए की किस पे, टाइम टी पर। अब अगर टाइम हाफ हो यानी हाफ लाइफ हो तो इधर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो इसी तरह जो टी है इसी के इसके बराबर हो जाएगा 1/2 यानी हाफ लाइफ के बराबर। सो ए के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो जब ए के साथ कैंसिल हो जाए तो उससे हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। और ये जो है ये हमें पता है कि ये इधर से 2 आ जाएगा और इसी यानी ये 2 आ जाएगा और इस 2 को हम किसके बराबर ले लेते हैं, एक्सपोनेंशियल k1t हाफ की। ठीक हो गया। तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये माइनस हमने ख़त्म किया, यानी ये इन्वर्स था तो वो इन्वर्स ख़त्म हो गया, तो ये भी इधर का भी इन्वर्स ख़त्म हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब नेचुरल लॉग 2 जो है ये हमने अब वापस जो है ये चूँकि एक्सपोनेंशियल है ना, तो इसी को हमने अब नेचुरल लॉग लिया तो नेचुरल लॉग 2 बराबर हो जाएगा k1t हाफ। सो k1t हाफ के बराबर हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या होगी 0.693। तो ये आप लोगों को पता है कि k1t हाफ जो है ये इसके बराबर हो जाएगा। अब टी हाफ हमने मालूम करना है तो इस इक्वेशन में ये जो है k1 से ये डिवाइड हो जाएगा। अगर टी हाफ मालूम करना है, अगर k1 मालूम करना है तो ये टी हाफ से डिवाइड हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वेशन इधर आ गई। तो ये हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर की जो हाफ लाइफ है उसके लिए ये इक्वेशंस आ जाए। तो इसी से रिलेटेड ये और इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है, ये आप लोग इधर से पढ़ लें। ठीक है। और फिर जो है ये कुछ एग्जांपल दी हुई है फर्स्ट ऑर्डर के, एक डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड इन कार्बन टेट्राक्लोराइड और दूसरा जो है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है, ये एक रिएक्शन दिया हुआ है। और डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन एक्वस सॉल्यूशन ये दिया हुआ है। तो इसकी पूरी कैलकुलेशन ये। इसके बाद जो है सीड ऑर्डर रिएक्शन आ जाते हैं। तो सीड ऑर्डर रिएक्शन जो है सीड ऑर्डर में हमारे पास वो रिएक्शन आ जाते हैं। इफ स्पीशी इन द रेगुलर इक्वेशन इज प्रेजेंट इन ग्रेट एक्सेस, इट्स कंसंट्रेशन इज इफेक्टिवली कांस्टेंट इन रिएक्शन प्रोसीड्स। यानी इधर अगर हम देख लें तो इसमें हमारे पास इस रिएक्शन में वाटर की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब लार्ज एक्सिस में चूँकि वाटर हम ले रहे हैं और इथाइल एसीटेट जो है उसको हम जो एस्टर है इसको हम कम अमाउंट में ले रहे हैं। तो इस रिएक्शन में चूँकि एक रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, एक्सेस में है, ज़्यादा है, ग्रेट एक्सेस में, तो इसलिए ऐसे रिएक्शन का जो आर्डर है उसको हम जब हम मालूम करते हैं तो ये हमारे पास ये लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट हम करते भी है। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, दो ऑर्डर आ जाता है, वो सीडो फर्स्ट ऑर्डर होता है। यानी एक्चुअली अगर हम देखें तो इसमें दो रिएक्टेंट इन्वॉल्व है तो इसको सेकंड ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन चूंकि एक रिएक्टेंट किस में है, एक्सेस में है, तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें एक जो रिएक्टेंट है वो एक्सेस में हो और वो किसका हिस्सा बन जाए, रेट कांस्टेंट का हिस्सा
बन जाए तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। अब अगर उसमें ये एक रिएक्शन जो है ये एक्सेस में है और इधर दो है तो फिर ये सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। और अगर इधर जो है एक रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, एक की कंसंट्रेशन जो है उसके हिसाब से नहीं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। ये एक और एग्जांपल है इन्वर्जन ऑफ केंट सक्रोज की जो इन्वर्जन है ये भी क्या है हमारे पास सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसकी ये काइनेटिक्स दी हुई है, सो ये भी जो है क्या है सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।